इसकी बाउंड एनर्जी निगेटिव भी होगी और पॉजिटिव भी। तो जब भी आप रिएक्शन लिखेंगे आपको सोचना पड़ेगा कि सर यहाँ पर हम साइन जो है पॉजिटिव लिखें कि निगेटिव लिखें। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए जो है जब रिएक्शन की मदद से आपको बाउंड एनर्जी बताना होगा तो जो भी रिएक्शन दिए होंगे उसमें से कोई ऐसा मॉलिक्यूल खोजना होगा जिसमें कि वो बाउंड प्रेजेंट, अगर इस तरह की बात आती है जो है। अभी एक मैं आपको जो है न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ और फिर उसके बाद हम तब जो है दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। दूसरा टॉपिक का मतलब चैप्टर का लास्ट है जिसका नाम है किरचॉफ इक्वेशन। तो एक ज़रा क्वेश्चन लिख लीजिए फिर इसके बाद बात करते हैं। देखिए अगर कोई बात न समझ में आती हो तो आप ये मत सोचिए कि सर क्या कहेंगे, नहीं समझ में आती है तो बेहिचक सर ये जो है हम समझ नहीं पाए, ये कहाँ से आ गया जो। अभी देखिए एक पार्ट 1 में लड़की थी, एक तो नोट भी नहीं पूरा है और दिमाग उसका बहुत तेज है। सर वो लड़का ये दे दिया वो दे दिया, अरे भाई ठीक है लड़का नहीं दे पाया ये नहीं कर पाया तो भाई हम तो हैं, आप हम ही से मांग ली होती, नोट का फ़ोटो खींच लेती, जो भी है जैसे भी है, पैसा भी देंगे सीखेंगे भी नहीं। चलिए लिखिए जरा। लास्ट क्वेश्चन है जो है बाउंड एनर्जी का, ये भी क्वेश्चन DDU में पूछा हुआ है। कैलकुलेट द बाउंड एनर्जी, कैलकुलेट द बाउंड एनर्जी ऑफ, ऐसे लिखेंगे OH बाउंड, कैलकुलेट द बाउंड एनर्जी ऑफ OH बाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और जो डेटा दिया हुआ है वो रिएक्शन के फॉर्म में दिया है। तो अब आप ये रिएक्शन उतारेंगे, देखिए अगर कोई रिएक्शन दे रहा है आपसे परीक्षा में तो आपको रिएक्शन के ऊपर कमेंट नहीं करना है कि सर ये काहे ऐसे लिख रहा है, जो दिया है उसी के अनुसार आपको जवाब देना है, ये नहीं कि सर ये गलत लिख दिया। 104 उतारना शुरू कीजिए, 0.2 किलो कैलोरी। सेकंड नंबर O2G, 2OG, डेल्टा H2 इक्वल टू 118.4 किलो कैलोरी। थर्ड नंबर H2G, हाफ O2G, H2G, उतारते रहिए, डेल्टा H3 इक्वल टू -57.8 किलो कैलोरी। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ये इतना ही क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और तब अंदाज लगाइए कि क्या कह रहा है, क्या किया जाए। और पढ़ने के बाद ही आप गिवन दैट को आप उतार लीजिए।
ये 3 रिएक्शन आपको दिए हुए हैं जो आज सुनिए, मेहनत से पढ़िए। अब इस बार कोरोना हमको लगता नहीं है कि आएगा, कोरोना आएगा नहीं। दूसरी बात है कि इस तरह का जो है कोई इस तरह का जो है मेडिसिन डेवलप हो गया है, सुनते हैं कि वो जो वैक्सीनेशन हो रहा है इससे भी वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। तो जब दवा मार्केट में आ जाएगी तो फिर दवा लोग खा खा के अपना काम करेंगे जो है। सुनिए, जो लोग ये रिएक्शन उतार लिए हों वो सोचें कि जो पूछा जा रहा है उसको रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और अगर कोई लिख दे तो हमको बतावे कि सर देखिए जो पूछा जा रहा है उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है। हाँ, OH बांड की बांड एनर्जी पूछ रहा है। ई कहाँ से आ रहा है? हाँ, H2O के साथ। देखिए कल हमने आपको बताया था, देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हमने बताया था कि ये जो रिएक्शन होंगे उसमें से हमको ये देखना है, यहाँ किसकी एनर्जी पूछ रहा है तो OH बांड की। तो ये देखना है कि इसमें कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें OH बांड हो सकता है, ये सोचना है आप। तो H2 में होगा? नहीं होगा। H में यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ देखिए किस में होगा, तो यही जो वाटर मॉलिक्यूल है इसी में OH बांड हो। तो ये आपको देखना है कि इसमें कौन सा मॉलिक्यूल, रिएक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल की, इन तीनों रिएक्शन में कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें OH बांड प्रेजेंट हो सकता है। तो आपका आंसर आ रहा है सर वाटर। वाटर में OH बांड होगा, तो वाटर को डिसोसिएट कर देते हैं, देखते हैं कितने OH बांड आते हैं। तो देखिए अब आपको क्या लिखना है, रिक्वायर्ड डाइट में ये जो आपका वाटर है किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। इसको डिसोसिएट करेंगे, जब डिसोसिएट करेंगे तो 2 हाइड्रोजन एटम मिलेगा और 1 ऑक्सीजन एटम मिलेगा। H2 की बात नहीं करेंगे क्योंकि डिसोसिएशन होना है, सारे एटम अलग अलग हो जाए। तो H2 है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन। ये बात तो समझ में आ रही। अब आप देखेंगे, आप कहेंगे सर 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन कितने OH बांड बनाएगा? 2। ये देखिए, एक इधर से दूसरा इधर से, देखिए 2 OH बांड निकलेगा। यानी कहने का मतलब है पहले हम इस रिएक्शन के लिए सर डेल्टा H निकालेंगे और जो डेल्टा H आ जाएगा उसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो वही OH बांड की बांड एनर्जी। तो यही आपको करना है। जब रिएक्शन मालूम हो जाए तो सोचना है कि सर कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें OH बांड हो सकता है। उस मॉलिक्यूल को पकड़िए और डिसोसिएट कर दीजिए, देखिए कितने OH बांड उसमें आते हैं। तो जब डिसोसिएशन करेंगे 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम, मीन्स ये कंडीशन है, यानी इसमें 2 OH बांड प्रेजेंट है। डेल्टा H निकालेंगे, उसको 2 से भाग दे देंगे तो 1 OH बांड की बांड एनर्जी आपको मिल जाएगी। यही हम लोगों को करना है, ठीक है। चलिए अब ये है कि ये करने के लिए सोचना क्या है, सोचना ये है कि इन 3 की मदद से ये कैसे आएगा, ये सोचना है। तो अब सोचने का तरीका ये है, देखिए ये H2O गैसियस फॉर्म में किधर होना चाहिए? लेफ्ट में। आपके पास है लेकिन किधर है? राइट में। तो क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को। तो काम शुरू कीजिए, पहले तो ये लिख लीजिए, रिक्वायर्ड दैट लिख लीजिए। रिक्वायर्ड दैट में ये रिएक्शन लिखिए कि सर इसी रिएक्शन में हमको OH बांड मिलेगा जो है। और अब चलिए आप लिखिए रिवर्स्ड इक्वेशन 3, और जब रिवर्स करेंगे तो ये कहलाएगा इक्वेशन नंबर 4।
और रिवर्स करते हैं। H2OG को हम लेफ्ट में लिखते हैं, H2G राइट, हाफ O2G राइट। ठीक है, और ये हो गया आपका डेल्टा H3, इसका साइन बदल जाएगा 57.8 किलो कैलोरी। ठीक है, इतना ना पहला काम, पहला स्टेप हम कर लिए जो है। अब आगे देखिए, यहाँ हमको 2H चाहिए। अब देखिए 2H कहीं है, हाँ फर्स्ट में है तो फर्स्ट वैसे ही रहेगा, वो नहीं उल्टा होगा क्योंकि ये राइट में चाहिए, राइट में है। अब इसके बाद देखिए ऑक्सीजन एटम भी राइट में चाहिए। अब ऑक्सीजन एटम देखिए राइट में तो है लेकिन 2 ऑक्सीजन एटम है, आपको कितना चाहिए? 1। तो क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड को 2 से डिवाइड करेंगे। तो लिखिए डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई 2, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई 2। और ये अब आपका कहलाएगा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कीजिए, हाफ O2G, ये हो गया OG, और डेल्टा H2 को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड कीजिए तो हो गया 5 और 2 9 18.2 किलो कैलोरी। ठीक है ना, देखिए 2 से इसको भी डिवाइड कर दिया, सबको 2 से, डेल्टा H को भी करना। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। देखिए हम लोग जो चाहते थे वैसा कर लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब हमारे पास है, ये सेकंड और थर्ड दोनों गायब हो गए। ये क्रॉस नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ कि गायब हो गए, और गायब हो के 2 नए इक्वेशन आ गए, फोर्थ और फिफ्थ। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट को, फोर्थ को, फिफ्थ को जोड़ देंगे, ये इक्वेशन आ जाएगा। तो लिखिए जरा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट कामा फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट। अब तीनों को लिखिए, फर्स्ट को, फोर्थ को आप अपनी कॉपी पर रिपीट कीजिए। तीनों रिएक्शन उतारिए, इसके बाद एक लंबी सी लाइन खींचिए नीचे और तब ये जोड़ा जाए। थोड़ा सा आप सीख लिए, सीखे तो है ही है लेकिन रिपीट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो इतना दिन से रिएक्शन सिखा रहे हैं, सीख गए होते जो। अब आज मेरा लास्ट दिन है जो रिएक्शन बनाने का, अब अगला चैप्टर शुरू करना है जो। देखिए ऐसा एक चीज़ और मैं बता दूं, बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन सबको हल कराना संभव नहीं है। मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेता हूं जो कभी न कभी पूछा हुआ, तो कम से कम ये तो रहे कि उन क्वेश्चन को तो जान लीजिए जो पूछा हुआ। और बीएससी में अक्सर जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो 2 साल 3 साल पहले आया है वही आ जाएगा। ये नहीं है कि रोज़ नया नया क्वेश्चन बनता है। आप साल बाद भी खोल के देखिए, उसमें अक्सर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब जोड़ा जाए, चलिए अब जोड़ने में पहले ये देखा जाए कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई। तो देखिए ये हाफ O2G, ये हाफ O2G से कैंसिल हो गया। अब आगे देखिए क्या कैंसिल होगा, ये आपका H2G से कैंसिल हो गया।
अब लेफ्ट हैंड साइड में केवल हमारे पास बच गया वाटर गैसियस फॉर्म में। आगे बढ़िए, 2Hg गैसियस फॉर्म और प्लस OG। देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। हमने कहा था तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए H2OG 2Hg और प्लस OG। अब तीनों को जोड़ देंगे H1 H2 H3 को, तो वही हमारा जो है डेल्टा H कहलाएगा। तो चलिए जब जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 221.2 किलो कैलोरी। देखिए बात समझिए, अगर तीनों को जोड़ने पर ये आ गया तब तो आप समझेंगे कि हमारा सही है। अगर ये नहीं मैच कर रहा है इसका मतलब कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये तीनों को सेट करने पर ये आ जाना चाहिए, इस तरह से सेटिंग किया गया है। अब देखिए बात ये है कि अभी हमने क्लियर किया था कि ये सर ये जो डेल्टा H आया है इसमें एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 OH बांड बनेगा और हमसे केवल एक OH बांड की बांड एनर्जी पूछ रहा है, तो डेल्टा H को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो लास्ट में लिखिए, दिस gives the heat of dissociation of TWO2 moles of OH bonds, 2 moles of OH bonds. Hence bond energy for 1 OH bond equal to 221.2 divided by 2 equal to 110.6 किलो कैलोरी पर मोल। ये आपका आंसर था जो है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे जो है पहला क्वेश्चन 2 नंबर में और ये सब 4.5 नंबर में पूछे गए थे बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। देखिए एक बात और जानिए, आपसे ये नहीं जल्दी पूछता है कि व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, वो सीधे इस पर न्यूमेरिकल देता है और कहता है कि बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कर। चलिए अब चैप्टर के लास्ट में आते हैं। अब हम लोगों को डिस्कस करना है किरचॉफ इक्वेशन। डिस्कस करना है किरचॉफ इक्वेशन। हेडिंग दे दीजिए किरचॉफ्स इक्वेशन। Effect of temperature on heat of reaction. Effect of temperature on heat of reaction. Effect of temperature on heat of reaction. देखिए हम लोगों को यहाँ पर जो है जो रिएक्शन की हीट है और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है ये बताना है। देखिए आप एक रिलेशन जानते हैं जो है
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, एक चीज़ अब ये सोचिए, जैसे मान लीजिए दो सिस्टम है, एक की हीट ज़्यादा है, एक की हीट कम है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा, तो कुछ आप तो अंदाज लगा सकते हैं। दो सिस्टम है, जैसे देखिए सपोज कीजिए कि एक सिस्टम हमारा ये है, इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा सिस्टम हमारा ये है, इसको भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। दोनों को हम जो है हीट सप्लाई, गैस बर्नर हमने लगा दिया जो है, ठीक है। यहाँ पर हीट ज़्यादा है और यहाँ पर हीट जो है थोड़ा कम है जो। तो अगर हम टेम्परेचर के टर्म में पूछें तो टेम्परेचर कहाँ पर ज़्यादा होगा, कुछ आप अंदाज लगा सकते हैं? टेम्परेचर इसमें ज़्यादा होगा कि यहाँ पर ज़्यादा? हाँ, जहाँ पर हीट ज़्यादा है वहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पर हीट कम है वहाँ टेम्परेचर कम होगा। जैसे मान लीजिए आप जो है कोई चीज़ जो है गर्म करना है, किसी को आप 10 मिनट गर्म करते हैं, किसी को आधा घंटा, तो जिसको आधा घंटा तक हीट देंगे यानी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा जो है। तो देखिए हमारे कहने का मतलब जो है, जिस तरह से एनर्जी जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसी तरह से हीट भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब ज़्यादा देर तक हीट देंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जब हीट सिस्टम की कम होगी तो उसका टेम्परेचर जो है कम होगा। यानी इसका मतलब ये है कि हम जो है हीट के जगह हम इंटरनल एनर्जी का भी टर्म लिख सकते हैं, क्योंकि आप कह ही रहे हैं कि सर हीट टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल है और वही हीट इंटरनल एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। और जब ज़्यादा देर तक हीट देंगे तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और जब कम देंगे तो एनर्जी कम होगी जो। तो देखिए जो है इसी कंसेप्ट को यूज करके जो है हीट और टेम्परेचर को किरचॉफ साहब ने दो तरह का इक्वेशन दिया। एक इक्वेशन उन्होंने दिया है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और दूसरा इक्वेशन उन्होंने दिया है कांस्टेंट प्रेशर पर। दो तरह का इक्वेशन दिया। एक बार उन्होंने सिस्टम को हीट सप्लाई किया, कब? वॉल्यूम को कांस्टेंट करके। दोबारा कब सप्लाई किया? प्रेशर को कांस्टेंट करके। दो तरह से सिस्टम को हीट सप्लाई किया। देखिए जब कोई भी सिस्टम होता है और जब आप जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हीट सप्लाई करते हैं तो उस समय हम लोगों को एक रिलेशन मिलता है क्यू भी इक्वल टू डेल्टा ई। ये रिलेशन हम लोगों को मिलता है। क्यू भी का मतलब है हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, कब? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। भी का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और वह किसके बराबर होगा? तो डेल्टा ई के बराबर। ये कहाँ से आया है मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे सर बताए भी, सर ने, हमने नहीं पढ़ाया है लेकिन सर ने इसको पढ़ाया है। ये बात कहाँ से आती है तो बात सुन लीजिए। हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस पी इंटू डेल्टा। आपने कहा सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा भी की वैल्यू हो गई 0, और जब डेल्टा भी 0 हो गया तो P इंटू डेल्टा भी 0, यानी ये पूरा गायब हो गया ना गायब। और तो जब गायब हो गया तो डेल्टा इक्वल टू क्यू, यही हमने लिखा है। भी तो ये इंडिकेट करने के लिए लिखा है कि सर वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये सर ने पढ़ाया है। इसी तरह से एक रिलेशन उन्होंने और पढ़ाया है कि जब कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करेंगे तो वो डेल्टा एच के बराबर होगा। इंथैल्पी के कंसेप्ट के आधार पर ये आप पढ़े हैं कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो डेल्टा ई के बराबर, कांस्टेंट प्रेशर पर जब हीट सप्लाई करेंगे तो वो डेल्टा एच के बराबर होता है। एक चीज़ और आप लोगों ने पढ़ा है, आपने हीट कैपेसिटी भी पढ़ा। हीट कैपेसिटी दो तरह की होती है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर और एक कांस्टेंट प्रेशर। एक्चुअल में हीट कैपेसिटी होती क्या है, तो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करने के लिए जो हीट सप्लाई करते हैं उसी को कहते हैं हीट कैपेसिटी।
तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हीट कैपेसिटी को सी भी, और जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हीट कैपेसिटी को सी भी। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन्हीं का हमको कॉम्बिनेशन देना है। हमको क्या करना है, हमको एक रिलेशन बताना है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हमको रिलेशन बताना है डेल्टा वी में, डेल्टा टी में और सी वी में। इन रिलेशन को कहते हैं हम जो है किरचॉफ इक्वेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो हमको रिलेशन बताना है डेल्टा एच में, डेल्टा टी और सीपी में। इसको कहेंगे किरचॉफ इक्वेशन। तो किरचॉफ साहब ने दो तरह का इक्वेशन दिया। एक बार उन्होंने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया तो डेल्टा ई, डेल्टा टी और सीवी में रिलेशन दिया। दोबारा जब प्रेशर को कांस्टेंट किया तो डेल्टा एच, डेल्टा टी और सीपी में रिलेशन दिया। इन दोनों इक्वेशन को साथ साथ हम कहते हैं किरचॉफ इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हम लोगों को डिराइव करना है कि ये, और इस तरह से आप समझ गए होंगे। एक बार हमने दो सिस्टम लिया है, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट करके हीट सप्लाई कर रहे हैं और एक बार प्रेशर को कांस्टेंट करके हीट सप्लाई कर रहे हैं, और उस समय इसका इफेक्ट हमको जो है देखना है। तो दो इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, एक डेल्टा ई के टर्म में और दूसरा डेल्टा एच के टर्म में। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम साथ साथ कहेंगे किरचॉफ इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन हमको डिराइव करने हैं। इसी पर हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। लिखिए जरा तब। हीट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, हीट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, depends upon the temperature, full stop. Kirchhoff derived an equation with the help of which the dependence of the heat of reaction on temperature is calculated the equation can be derived as follows। चलिए अब हेडिंग दे दीजिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तब फिर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे। लिखे जरा। फॉर ए रिएक्शन taking place at constant volume, the heat of reaction is equal to the
is equal to the change of internal energy is equal to the change of internal energy। देखिए ये बात हमने यहाँ आपको शुरू में समझाया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हीट सप्लाई करेंगे तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। ये हम ये मानते हुए हमने लिखा है कि ये हमको मालूम है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद लिखेंगे दैट इज, उसके नीचे लिखेंगे दैट इज, ये डेल्टा ई के बराबर हो गया और डेल्टा ई का मतलब होगा ई पी माइनस ई आर, क्योंकि जब हम भी किसी भी रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। तो डेल्टा ई का फार्मूला हम यहाँ पर E2 माइनस E1 नहीं बल्कि रिएक्शन के टर्म में बात करना है। देखिए हीट ऑफ रिएक्शन, तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में बात करेंगे, ठीक है। इसको आप कहिए इक्वेशन नंबर 1। और EP और ER का तो मतलब आपको मालूम है, क्यों? हाँ, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, वो मालूम है आपको जो है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को ये जो इंटरनल एनर्जी है इसके ऊपर किसका प्रभाव देखना है? टेम्परेचर का। देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन, यानी डेल्टा ई के ऊपर किसका इफेक्ट देखना है? टेम्परेचर का। किस कंडीशन में देखना है? तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? तो जिसका इफेक्ट देखना है। किसका इफेक्ट देखना है? टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर के इफेक्ट रिस्पेक्ट में किस कंडीशन में? तो कांस्टेंट वॉल्यूम। वो इक्वेशन आ जाएगा, वही किरचॉफ इक्वेशन कहलाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम। वही इक्वेशन हमारा किरचॉफ इक्वेशन। लिखे जरा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू T, कैपिटल T, एट कांस्टेंट V, वी गेट, एट कांस्टेंट वी गेट। आइए डिफरेंशियल करते हैं। देखिए इतना लिखने का मतलब T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होना। डेल बाई डेल T का मतलब T के किसका होना है? तो ये देखिए डेल्टा ये हमने लिख दिया, पूरे इक्वेशन का होना। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। इसी तरह से राइट हैंड साइड को भी लिखिए, डेल अपान डेल T ई पी, और फिर इधर क्या लिखना है? माइनस डेल ई आर डिवाइडेड बाई डेल T। किस कंडीशन में लिखना है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो देखिए आपको कांस्टेंट V भी लिखना पड़ेगा, जो मेरा छूट रहा था। देखिए जो हमने T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो पार्शियल डिफरेंशियल लिख दिया V कांस्टेंट, यहाँ भी लिख दिया V कांस्टेंट। इस लाइन को उतारिए। और इस लाइन को कहिएगा इक्वेशन नंबर 2, और इसके बाद वी नो डैट को इसके भी ये भी उतारना है। वी नो दैट डेल ई अपॉन डेल T कांस्टेंट V इक्वल टू CV। ये फार्मूला तो आप लोगों को मालूम है ना, ये ऑलरेडी सर पढ़ा चुके हैं कि CV का फार्मूला ये होता है, CP भी पढ़ाएं, जहाँ पढ़ाए हैं वहाँ फार्मूला डिराइव है।
अगर 9 बात बनती हो तो हमारा नोट लेके किसी दिन फ़ोटो खींच लीजिए या फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। वैसे हम देखे थे इसका नोट, वो सर पढ़ाए हैं जो ये जो दिखाया था। देखिए अब हम लोगों को करना क्या है, बात सुनिए। जो है करना ये है कि यह जो रिलेशन है इसकी मदद से हमको इक्वेशन नंबर 2 को लिखना है। तो अब देखिए हम लिख के दिखा रहे हैं कैसे लिखने का क्या मतलब है। तो अब हम इसकी मदद से इसको लिख रहे हैं। तो देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको तो एज सच मैं उतारूंगा, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट भी। अब यहाँ आइए, अब इस टर्म को हमको इसकी मदद से लिखना है। अब देखिए एक चीज़ मैं काम कर रहा हूँ, हमने यहाँ से p को हटा दिया। अब आप बताइए इसको इसकी मदद से क्या लिख दें, सी भी। देखिए फार्मूला सीधे एकदम इसको मैच करें, जैसे p हटाए डेल ई अपॉन डेल टी भी और यही आ गया, तो इसको हम लिख देंगे सी भी। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ p आ गया तब क्या लिखें भाई, एक्चुअल में p तो वहीं का था, वो तो हमने सिखाने के लिए p को हटाया था। अब p आ गया तो क्या लिखें, अब p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सी भी ऑफ प्रोडक्ट। बात समझ में आई कि नहीं, जैसे p हटाएंगे वो हो जाएगा सी भी, और p आ गया इसका मतलब वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम लिखेंगे सी भी ऑफ प्रोडक्ट माइनस। अब आगे बढ़िए, देखिए हमने यहाँ से r को हटा दिया, अब इसको क्या कहेंगे, सी भी। अब मेरा r यहाँ आ गया, तो r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टेंट, तो हम कहेंगे सी भी ऑफ रिएक्टेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं, इसकी मदद से इसको लिखना है। अब आप एक चीज़ और यहाँ सुन लीजिए, अब इस पोर्शन को क्या कह दें, ई पी माइनस ई आर, इसको क्या कहेंगे, अगर कहीं लिखा है ई पी माइनस ई आर तो इसको क्या कहेंगे, हमको तो लग रहा है कि इसको हम डेल्टा ई कहेंगे। ऊपर यही लाइन लिखी हुई है, हमने घुमा दिया थोड़ा सा, उसी तरह से सोच के बताइए इसको क्या कहेंगे, डेल्टा सी बी, इसको कहेंगे डेल्टा सी बी। ये बात समझ में आई कि नहीं भाई, इस फार्मूला पर बैठाइए, ये प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट है, और जब प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाएंगे तो डेल्टा लगा देंगे, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा सी बी। ये हमारा कहलाएगा इक्वेशन नंबर 3। उतारिए, थोड़ा सा बैठाना है, बैठाना सीख गए तो बस अब जो है इक्वेशन आने यही वाला है। चाहे तो यहाँ पर आप अपने सुविधा के लिए अगर बात समझ में न आ रही हो तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 को ही मैं लिख रहा हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 की मदद से हमने इसको लिखा है। अब आगे बढ़ावें, देखिए आप बात सुनिए, एक चीज़ मैं करना क्या चाहता हूँ, इधर देखिए हम यहाँ से भी को हटाना चाहते हैं। जब यहाँ से भी को आप रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो एक नियम हम नहीं बताए हैं, सर बताए होंगे, नहीं भी बताए तो एक चीज़ जान लीजिए। ये देखिए अगर कहीं इस तरह से लिखा है, ठीक है, कोई भी लिखा, अगर आप यहाँ से भी को हटाना चाहते हैं सिंपल, तो केवल ये करना है कि ये जो पार्शियल है ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। ये लिखने का तरीका है, कोई फार्मूला नहीं। तो हम यहाँ से साइड में जो भी है हटाएंगे, जब भी हटाएंगे तो ये जो पार्शियल है वह डी के टर्म में हो जाएगा। यानी देखिए, तो जब यहाँ से भी हटाएंगे तो ये होगा क्या, तो ये इस तरह से हो जाएगा डी डेल्टा ई डिवाइडेड बाई डी टी। ये देखिएगा, ये हमारा जो है पोर्शन ये हो गया, जो है लेफ्ट हैंड साइड हो गया। यहाँ से ये भी नहीं हटेगा, क्योंकि ये देखिए ये सी भी को रिप्रेजेंट कर रहा है,
केवल इधर से ही हटेगा, ठीक है। तो इक्वल टू ये हो जाएगा आपका डेल्टा सी बी। देखिए इसको इक्वेशन नंबर 3 को हमने इस तरह से लिख लिया। या देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा सी भी इंटू डी। दोनों लाइन उतारिए। हो गया इक्वेशन नंबर 4। चलिए अब आप इक्वेशन नंबर 4 को देखिए, और इक्वेशन नंबर 4 में जो देखिए लगा हुआ है डी टी। डी टी का मतलब होता है स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। आप कह सकते हैं कि सर ये जो इक्वेशन नंबर 4 लिखा हुआ है वो स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए लिखा हुआ है। मान लीजिए जब आप हीट सप्लाई करेंगे और उस समय सपोज कीजिए कि टेम्परेचर आपका T1 से T2 हो रहा है, यानी जब लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस की बात करेंगे तब इक्वेशन नंबर 4 को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए कहीं भी अगर स्मॉल के टर्म में फार्मूला आया है और जब टोटल या लार्ज की बात करते हैं तो इक्वेशन को सीधे सीधे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 को हम इंटीग्रेट करेंगे। अब आपको देखना है कि इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में होना है। तो यहाँ तो इंटीग्रल डी टी के रिस्पेक्ट में होना है, यानी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर आपने कह दिया कि सर T1 से T2 हो रहा है। इधर क्या चेंज हो रहा है, डी इंटू डेल्टा ई, यानी इधर डेल्टा ई ही चेंज हो रहा है। तो हम ये मानेंगे कि सर जब टेम्परेचर T1 था उस समय डेल्टा ई की वैल्यू डेल्टा E1 थी। ये देखिए ये डी के अलावा जो भी है सब चेंज में है। जैसे यहाँ कहे डी के अलावा टी है तो उसमें चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि सर जब टेम्परेचर T1 है तो उस समय डेल्टा ई की वैल्यू डेल्टा E1 है, और जब टेम्परेचर T2 हो गया तो इसकी वैल्यू डेल्टा E2 हो गई। यानी हम कहेंगे कि सर दो चीज़ में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में जो T1 से T2 हो रहा है, और डेल्टा ई जो डेल्टा E1 से डेल्टा E2 हो रहा है। ये दो लिमिट मिल गई। दोनों लिमिट के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन नंबर 4 को इंटीग्रेट कर देंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमको मिल जाएगी। ये करना है। तो लिखिए जरा, दिस इक्वेशन 4 इज only for a small temperature difference dt, small temperature difference dt, full stop. For large temperature difference, suppose value of delta E, देखिए डेल्टा ई के बाद कामा लगाएंगे और कामा के बाद ऐसे लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूं, एट T1 इक्वल टू डेल्टा E1। कामा के बाद लिखिए एट T1 इक्वल टू डेल्टा E1 एंड एट T2 इक्वल टू डेल्टा E2, at T2 equal to delta E2. Then integrating equation 4, between the limits, आइए अब इक्वेशन नंबर 4 को इंटीग्रेट करते हैं। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 है, हमने इंटीग्रल कर दिया।
डी डेल्टा ई। अब जो है लोअर लिमिट डेल्टा E1 से कहाँ तक जा रहा है, डेल्टा E2 इक्वल टू, अब इधर आइए, इधर भी इंटीग्रल कीजिए, डेल्टा CV इंटू डी टी। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जा रहा है, T1 टू T2। करिए इंटीग्रल, दोनों तरफ हमने इंटीग्रल कर दिया, और एक तरफ टेम्परेचर की लिमिट है, दूसरे तरफ जो है डेल्टा ई की लिमिट है। देखिए अब आप एक सिंपल सा फार्मूला जानते हैं, फार्मूला ये जानते हैं कि dx का इंटीग्रल होता है x। इसी फार्मूला पर हम उस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। यानी इसका मतलब ये है, फार्मूला में देखिए d के अलावा है जो भी वही लिखना है। तो अगर इधर का देखेंगे तो इधर हमको लग रहा है कि ये होगा डेल्टा ई। देखिए डी के अलावा जो है लिखना है, तो डी के अलावा डेल्टा एक्स ई है तो लिख दिया। अब ऊपर अपर लिमिट डेल्टा E2, नीचे लोअर लिमिट डेल्टा E1। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड का हमने इंटीग्रल कर दिया। अब देखिए लेफ्ट हैंड, ये इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के, तो डेल्टा CV इंटीग्रल से बाहर हो गया। और dt का इंटीग्रल क्या होगा, dx का इंटीग्रल x, तो dt का इंटीग्रल t। तो ये हमने सीधे इंटीग्रल लिखा t, ऊपर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट, इंटीग्रल कर दिया गया। अब देखिए एक फार्मूला जो है हम लोग अब इसको यूज करते हैं, आप जानते भी होंगे। हम डेल्टा ई के जगह पहले अपर लिमिट लिखेंगे, तो हमने लिख दिया डेल्टा E2, माइनस साइन अपने मन से लिखना है, फिर लोअर लिमिट डेल्टा E1 इक्वल टू डेल्टा CV, और यहाँ पर हो गया T2 माइनस T1। अब देखिए फाइनल मेरा अब आंसर आने वाला है R डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा CV। शुरू में ही हमने बताया था कि डेल्टा ई का टेम्परेचर और डेल्टा CV में रिलेशन आएगा। यही हमारा जो है इक्वेशन है। उतार लीजिए इतना, इसको कहना है इक्वेशन नंबर 5 और इसको कहना है इक्वेशन नंबर 6। तो देखिए एक इक्वेशन हमारा आ गया, डेल्टा ई टेम्परेचर और डेल्टा CV के टर्म। अब 2 नंबर दे के हेडिंग दीजिए, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर। सुनिए एक चीज़ जो है, अगर आपके पास समय रहेगा तो आप डिराइव करिएगा, परीक्षा की बात में बता। अगर समय नहीं रहता है तो हेडिंग डालने के बाद सीधे फार्मूला भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो बात सुनिए। अब यहाँ पर जो हम हीट सप्लाई करेंगे उसको हम कहेंगे QP, और QP की वैल्यू अभी हमने बताया था कि डेल्टा H के बराबर होगी। तो अब करना यह है कि जहाँ जहाँ डेल्टा E2 लिखा हुआ है आप यहाँ लिखेंगे डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, और कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट सप्लाई करेंगे उसको कहेंगे CP। तो यही फार्मूला आएगा, हम डिराइव करेंगे। लेकिन आप सीधे भी लिख सकते हैं, कब, जब आपके पास समय न हो तब। आज समय कब पता चलेगा कि नहीं है, जब यही आपका लास्ट क्वेश्चन हो। ये नहीं कि पहले क्वेश्चन परीक्षा में दे रहे हैं कह दे रहे हैं समय नहीं। तो ये भी चीज़ें जो है दिमाग दौड़ाना पड़ता है, भाई क्या करें कि नंबर मिल जाए अच्छा जो। तो उस कंडीशन में आप सीधे सीधे इसको सेट करके लिख सकते हैं। नहीं तो समय है तो आप दोबारा इसको डिराइव कर लीजिए। ये एकदम सिंपल इसी तरह से डिराइव होना है। तो लिखिए जरा,
for a reaction taking place at constant pressure, the heat of reaction is equal to the change in enthalpy दैट इज, अब देखिए मैं मिटा मिटा के लिख रहा हूँ, आप इसी को उतारेंगे। दैट इज डेल्टा एच इक्वल टू एच पी माइनस एच आर। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। उतारिए इक्वेशन नंबर 7। सिक्स तक हुआ था, इसी क्रम में इक्वेशन नंबर 7 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमको टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, यानी इक्वेशन नंबर 7 को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर। लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 7 विथ रिस्पेक्ट टू टी at constant P। और देखिए मैं मिटा मिटा करेक्शन कर रहा हूँ, अब आपको ये उतारते चलना है। हमारा काम मिटाने से हो जाएगा, आप इसको लिखेंगे। उतारिए इक्वेशन नंबर 8। हो गया इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए एक फार्मूला और जानते हैं, जो यहाँ लिखे वी नो दैट, यहाँ रहेगा डेल एच अपान डेल टी और यहाँ होगा पी, तो इसको कहेंगे सी पी। एकदम उसी पर सेट करते जाना है। पहला सीख लिए, दूसरा वही केवल जो है पी पी को रिप्लेस करना है। अब इसके बाद लिखिए शो फ्रॉम इक्वेशन 8, यानी इक्वेशन नंबर 8 में इसका मान रखना है। देखिए मैं करेक्शन कर रहा हूँ, आप उतारेंगे। यहाँ हो गया आपका सी पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सी पी ऑफ रिएक्टेंट, और तब यहाँ आएगा आपका डेल्टा सी पी। और ये अब आपका हो गया इक्वेशन नंबर 9। ये सब तो समझ में आ गया ना भाई, जैसे सीबी को सिखाए थे उसी तरह से है। हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए अब इक्वेशन नंबर 9 को हम कैसे लिखेंगे, तो अब यहाँ से P हटाएंगे, तो जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा डी डेल्टा एच और ये हो जाएगा डेल्टा सी पी। और फिर इसकी मदद से हम इसको लिखेंगे डी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा सी पी इंटू डी टी। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन नंबर 10। अब देखिए इक्वेशन नंबर 10 में वही बात रिपीट करेंगे कि यह इक्वेशन नंबर 10 स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस dt के लिए, जब लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ये T1 से T2 होगा, और ये आपका जो है डेल्टा H1 से डेल्टा H2 होगा। ये होगा जो टेम्परेचर T1 होगा तो डेल्टा H1, T2 होगा तो डेल्टा H2। लिखे जरा, दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर
दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर ए स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस dt, स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस dt। For large temperature difference, for large temperature difference, suppose value of delta H, value of delta H। अब इसके बाद कामा दीजिए और इसके बाद लिखिए at T1 इक्वल टू डेल्टा H1 and at T2 इक्वल टू डेल्टा H2। T1 इक्वल टू डेल्टा H1 और T2 इक्वल टू डेल्टा H2। देन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 10 बिटवीन द लिमिट्स, देन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 10 बिटवीन द लिमिट्स। और अब ये देखिए मैं इंटीग्रल कर रहा हूँ, अब आप उतारेंगे, हमको बहुत समझाना नहीं है, एकदम वही चीज़ें हूबहू रिपीट हो रही हैं। एक को आप हल कीजिए, उसी आधार पर दूसरे को सीधे सीधे रिपीट कीजिए जो है। ये आपका हो गया, इसको छोड़िए, सीधे यहाँ ये H2 माइनस H1 इक्वल टू CP। कहाँ तक आए थे? इक्वेशन नंबर 10 आए थे ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 11। देखिए वही इक्वेशन आ गया जो शुरू में बैठा के लिखे थे। थोड़ा सा 2 लाइन जगह छोड़ दिए अंदाज से, 1 लाइन हमको बोलना है, लिख लीजिए। थोड़ा जगह अंदाज से छोड़े रहिए, अभी कंप्लीट कर लीजिएगा। 10 इक्वेशन 6 and 11, 10 इक्वेशंस 6 and 11 बोथ आर नोन एज किरचॉफ इक्वेशन, बोथ आर नोन एज किरचॉफ इक्वेशन। ठीक है ना। तो इस तरह से चैप्टर खत्म। अब अगले दिन तो अगले चैप्टर की बात करेंगे। इसमें किरचॉफ इक्वेशन में यही पढ़ना था, उसको कंप्लीट कर लीजिए। क्या करते